तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चंस को किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया गया था। आज भी हम कुछ 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में हेल्प करेंगे। एमसीक्यू तो है ही, इसके अलावा हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी इसमें डील करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में जो हुआ था उस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो हम लोग 10 नंबर तक के टॉपिक को खत्म कर चुके और इसके बाद हम लोग आज 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब देखिए जनरली जो 11 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या-क्या बातें हैं वो हम लोग देखते हैं। डिटेल्स को जानेंगे, एक-एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करके आपके दिमाग में इस चीज़ को डाल दिया जाए, ताकि आपको इसको रटना नहीं पड़े। क्योंकि इतने बड़े-बड़े आंसर होते हैं, बच्चे जनरली इसको रट के जाते हैं और रटने का परिणाम ये निकलता है कि बच्चे सक्सेसफुली पेज नहीं भर पाते हैं, अपनी समझ को सही रूप से नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो 11वां क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? आपको पता होगा कि संपत्ति किसका? किसी और का संपत्ति तो नहीं, माँ-बाप का संपत्ति पे हमारा अधिकार होता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जनरली ये माना जाता था कि बेटा जो होगा वो आने वाले वंश को सँभालेगा। जब बाप बूढ़ा होता था तो बेटा घर का कमान सँभालता था, घर का गार्जियन बेटा होता था। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया और इसके तहत 7 मौलिक अधिकार थे। अब जिसमें संपत्ति का अधिकार को भी रखा गया कि संतान को ही अपने बाप-माँ का संपत्ति मिलेगा और अगर संतान को नहीं मिलेगा तो वो इसके विरुद्ध संविधान के आधार पे कोई भी तरह का ऐसा काम कर सकता है जिससे उन्हें मौलिक अधिकार मिले। क्योंकि पिता जो होता है, वो क्या करता है? बाल-बच्चों के लिए संपत्ति करता है। अब पिता अगर बाद में जाके बूढ़ा हो जाए और वो संपत्ति किसी और को दे दे, तो ये सामाजिक रूप से एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तुच्छ माना जाता था। लेकिन इसका फ़ायदा कई वर्ग के बच्चे या कई वर्ग के ऐसे लोग उठाने लगे, जहाँ पिता और माँ को एक मतलबी या बोल सकते हैं कि एक गाय जो होता है ना, जो दूध देने वाली गाय होती है, उसके जैसा समझा जाने लगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि माँ-बाप का सेवा करो ना करो, संपत्ति तो हमारा ही होगा और उसी का फ़ायदा ये उठाते थे। अगर एक उदाहरण लें तो देखिए उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली यहाँ 2 फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे। एक में आपको श्रवण कुमार दिखते होंगे, जो यही भारत के एक महान बेटों में से एक है, एक संतान है, जिसका नाम आज भी लिया जाता है, जिसने अपने माँ-बापों को, ठीक है? अपने माँ और पिता को अपने दोनों कंधों में बोझ करके हो सकते हैं कि चारों धाम की यात्रा करने का प्रयत्न बोल सकते हैं एक प्रतिज्ञा लिया था, किंतु रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी जो माँ-बाप इनके अंधे थे, उनके लिए इन्होंने अपना जान दे दी। वहीं दूसरी ओर एक फ़ोटो देख रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आज का समाज, जहाँ आज भी बाप बूढ़ा हो चुका है और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे पढ़ाई के नाम पे अय्याशीगिरी कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे मिलते हैं जहाँ माँ-बाप जो है जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनके साथ अभद्रता दिखाई जाती है और जब बेटे का शादी होता है, तो वो वाइफ़ के कहे हुए बातों पे चलता है। वाइफ़ जो कहती है, पत्नी जो कहती है, उसी को वो अपना सब कुछ मानता है और इस तरह से माँ-बाप को घर से बेदखल कर दिया जाता है। तो सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने उन्होंने हर चीज़ को पता किया कि ये एक घरेलू हिंसा का पक्ष था, क्योंकि कहीं न कहीं माँ-बाप से उनका अधिकार छीना जा रहा था और इसी के लिए सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। जनरल तौर पे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि संपत्ति अधिकार जो था, वो अधिकार एक ऐसा अधिकार बन गया कि अगर कोई भी माता-पिता, कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों से नाखुश हैं, उनके जीवन से बोल सकते हैं कि पूरा तरह से वो अल गए हैं, तो वो अपना संपत्ति किसी और को दे सकते हैं या इसको एक तरह से मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया। अब देखिए उससे जुड़ा कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। पहला क्या पॉइंट बोलता है मूल रूप से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक एफ और अनुच्छेद 21 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। फिर से समझिएगा क्या बोला गया था कि जो मौलिक अधिकार था ये मूल रूप से मतलब जो बोल सकते हैं इम्पोर्टेंटली जो था मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में, इस संविधान में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 1 एफ और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था
लेकिन 1978 के बाद इसमें बदलाव हुआ, और बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 1978 में इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटा करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? अब इस अधिकार को कहां रखा गया? अब इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार माना गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 301 का प्रावधान, प्रावधान क्या था? संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा, मतलब कानून के द्वारा, किसके द्वारा? कानून के द्वारा अधिकार पूर्वक वंचित किया जा सकता है। दैट मीन्स कि कानूनी रूप से आप उसको वंचित कर सकते हैं, आप मौलिक रूप से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये तो मौलिक अधिकार नहीं है ना। अगर ऐसा मौलिक अधिकार रहता तो सब संपत्ति बेटा का होता। आज भी देखिए बेटियों को अधिकार है कि वो अपना संपत्ति, पिता का संपत्ति में कुछ अधिकार रखती है, तो यही अधिकार उनको ये एक पावर दिया है। उसके अलावा अगर माँ बाप, अगर ऐसा लगे कि उनके बाल बच्चे उनकी सही सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी वो अपने इस पावर का यूज कर सकते हैं कानूनी रूप से। अगर बहुत जगह पर आप देखते हैं ना कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर आप एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते होंगे कि बैंक में जब देखते हैं बहुत सारे बूढ़े लोग आते हैं जो पेंशन भोगी होते हैं, तो वो क्या करते हैं जनरली कि जब पेंशन का दिन आता है या पेंशन का डेट आता है, तो देखिएगा नाता-नातनी, पोता-पोती या फिर उनके बच्चे जो हैं, खास करके उनके बेटे जो हैं या बेटियाँ जो हैं, उन्हें क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से, ऑटो से, टोटो से बैंक तक पहुँचाते हैं। जब वो माँ-बाप पेंशन उठा लेते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, वो अपना पैसा लेते हैं, उनसे पैसा माँगते हैं कि हमें कुछ नज़राना दिया जाए, हमने आपकी सेवा की। उनको पैर में तेल लगाते हैं, बस इसीलिए उन बूढ़ों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। तो इन चीज़ों को सरकार समझ रही है। सरकार ने इसे घरेलू हिंसा माना कि जब तक जो माँ-बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सेवा आपको क्या करना है, आपको निसंदेह करना है। आपको उसमें मतलब नहीं देखना है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने पूरा जीवन आपके पीछे व्यतीत कर दिया, और आप आज जब बैंक में उनका पेंशन का डेट आता है, तब आप उनको गाड़ी में बैठा करके अच्छा से समट करके बैठा लेते हैं, और फिर वहाँ ठप्पा मरवाने या साइन करवा के पैसा जैसे वो उठाए, वैसे उनका पैसा से कुछ हिस्सा ले लेते हैं और फिर उन्हें उसी की तरह छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया और इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं ज़रा-सा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा, उसका आंसर जो होगा वो देख लीजिए आप, जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर आप टिक लगाइएगा, विधिक अधिकार, ठीक है? 11 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विधिक अधिकार, विधिक मतलब कानूनी अधिकार। अब हम लोग जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार, समानता किसमें? समानता किसी देश के लोगों के बीच, समानता उस देश के नीचे तबके, मध्यम तबके और उच्च तबके के लोगों के बीच में, समानता शिक्षा में, समानता समृद्धि में, समानता हर वो व्यवस्था में जिससे नागरिक उस देश से जुड़ा हुआ हो, इसको समानता कहते हैं। अब जनरली तौर पे हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको कि किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक हमारे संविधान में समानता का जिक्र मिलता है। अगर आप टॉपिक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो है जिसमें बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानताएं की बातों को कहा गया है। अब इस टॉपिक को थोड़ा हम लोग डीपली समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? बोलता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। दैट मीन्स कि अगर कोई रईस ज़्यादा का बेटा हो या कोई गरीब का बेटा हो, अगर एक ने नियम तोड़ा है और दूसरे ने भी सेम वही नियम तोड़ा है, तो दोनों के लिए समान कानून होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग के लिए कानून थोड़ा नॉर्मल होगा और जो गरीब वर्ग का लड़का होगा उसके लिए कानून थोड़ा हार्ड होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक अमीर घर का लड़का है, वो भी मोटरसाइकिल चला रहा है, एक गरीब घर का लड़का है, वो भी मोटरसाइकिल चला रहा है। एक के पास सोच लीजिए कि कोई महँगा गाड़ी है और एक के पास स्प्लेंडर प्लस है। अब दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो जब पुलिस उनको पकड़ेगी, तो दोनों पर एक ही तरह का कानून लगेगा। उन्हीं के जो बोल सकते हैं जो केस उन पर बनेगा या जो तरह का कानून का पालन किया जाएगा,
सब संविधान के आधार पे होगा, ना कि उनके पिता के औकात के आधार पे। दैट मीन्स कि कोई भी संविधान में कोई भी नागरिक अगर कानून का हनन करता है या कानून की धज्जियां उड़ाता है, तो वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, या बोल सकते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र से आए, उसका कितना भी औकात हो, उसको कानून के समक्ष समान माना जाएगा, चाहे वो गरीब घर से आया हुआ लड़का हो या फिर एक अमीर घर से। तो यहाँ पर हमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष की समानता और कानून का समान संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध। अब देखिए भेदभाव का निषेध क्या है वो हम लोग थोड़ा बता, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। ये एक फ़िल्म का बोल सकते हैं बहुत बड़ा टैगलाइन है, और इस फ़िल्म को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। फ़िल्म का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। अब देखिए ये कहानी है दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति का। यह व्यक्ति जो है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, यही वो व्यक्ति है। बहुत ही बोल सकते हैं एक संघर्ष पूर्वक और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हठी, जिसको बोलते हैं कि इन्होंने अपने वाइफ़ के लिए या अपने वाइफ़ की मृत्यु के बाद इस पहाड़ को, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ को तोड़ के एक कच्चा रास्ता बना दिया। इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था मात्र एक हथौड़ी और छेनी की मदद से। तो इस तरह के लोग तो बहुत कम बोलते हैं कि सदियों में एक होते हैं। तो ये वो व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, जिन्होंने ना कि संघर्ष किया बल्कि एक ऐसा कीर्तिमान रचा जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी आज भी सुख भोग रही है, और आने वाले टाइम में जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक सुख भोगेगी। अब जरा जानते हैं इसकी कहानी क्या है, क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 15 में हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये फ़िल्म का अंश लिया हुआ है, इसको मैं समझाऊँगा, छोटी-सी कहानी है। होता क्या है कि यहाँ पर दशरथ मांझी हैं, और ये जो लड़का है ये एक उच्च वर्ग का ज़मींदार का बेटा है। 10 साल पहले या 10 से 15 साल पहले जब ये छोटे थे, क्योंकि दोनों तो सेम उम्र का है, तो जब जब ये छोटे थे, तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो दिख रहा है, ये ज़मींदार जो था, इनके पिता को, किसके पिता को? जो आपका दशरथ मांझी है, इनके पिता को अपने यहाँ पर एक बंधुआ मज़दूर रखते थे। और चूँकि ये छोटे जाति से तो इनके साथ भेदभाव करते थे। लगातार इन लोगों से खेती करवाते थे, गाय चरवाते थे, बोल सकते हैं कि बाथरूम साफ करवाते थे, हर काम करवाते थे। यहाँ तक कि अगर ये लोग किसी काम को करने से मना कर दे, तो इनको चाबुक से मारा जाता। बाकायदा इनके साथ अभद्रता दिखाई दी जाती थी, गाली दिया जाता था। तो उसी के क्रम में ये जो है एक बार जब ये लोग छोटे थे, तो ये अपने बेटे को मतलब इनको ऑर्डर देते हैं कि तुम जो है इस लड़के को 10 चाबुक मारो, क्योंकि इसने हमारे काम को करने से मना कर दिया है। हमारे काम को करने से मना कर दिया है। जब ये चाबुक से मारने के लिए यहाँ तैयार होते हैं, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। इनको कुछ लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये वहाँ से भाग निकलते हैं, और भागने के बाद ये चल जाते हैं एक बड़े शहर में, और 10-15 साल बाद ये वहाँ से वापस आते हैं। आने के दौरान देखिए इनका ड्रेसअप चेंज हो चुका है, ये पूरा मॉडर्न हो चुके हैं, मतलब शहरी रंग में ढल चुके हैं। तो जब ये शहर से यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? वापस अपने गाँव आते हैं। तो गाँव आने के बाद दशरथ मांझी जो है अचानक इनसे मिलते हैं। उसके बाद इनको देखते हैं, तो इनको तो पहचान लेते हैं, इनको बाद में पहचानते हैं। तो इनको देखते हैं तो इनसे गले मिलते हैं, इनसे भी गले मिलते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं, इनका पैर छूते हैं। तो ये पूछते हैं कि बाबू तुम है कौन? हमने पहचाना नहीं। तो ये बोलते हैं कि हम दशरथ, मैं दशरथ हूँ, भीखू मांझी का बेटा। ठीक है? ये बोलते हैं। तो वो ये तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो वही लड़का है, ये वही शूद्र लड़का है, वही छोटे जाति का लड़का है, जिसको हमने 10 चाबुक की सज़ा दी थी और ये भाग गया। तो इसको इस बच्चे को जो वापस शहर से गाँव अपने 15 साल बाद आया, ये व्यक्ति इसको लात मार के गिरा देता है, इसके ऊपर थूकता है, और ये लोग इसको बहुत गंदा-गंदा गाली देते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में एक महान पुरुष के साथ इतना सारा उदंडता किया जाता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक छोटी जाति का था। आज भी छोटी जाति के नाम पर लोग भेदभाव करते हैं। आज भी छोटी जाति के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है गलत तरीके से। आज ऊँच-नीच आज भी कई जगहों पे देखा जाता है। ऐसा नहीं कि लोग बदल नहीं रहे, बदल रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा का भी अपना एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। तो लोगों के बीच में जो समानता है, वो समानता उस समय तो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, जो एक छोटे जाति से बिलॉन्ग करता था, लेकिन एक ऐसा काम कर दिया, जो बड़े-बड़े लोगों ने नहीं किया। जो किसी ने नहीं किया, उसने उस व्यक्ति ने मात्र एक छेनी और हथौड़ी से क्या किया? एक रास्ता बना दिया, पहाड़ की छाती को चीर दिया, और एक ऐसा रास्ता बनाया, जो उसके गाँव को उन्नति के मार्ग पे ले जाता। तो कहीं न कहीं एक भेदभाव को देख सकते हैं आप, कि ये भेदभाव किसको देखने को मिला? दशरथ मांझी को देखने को मिला। फिलहाल ये फ़िल्म जो बनी है,
इसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया, यानी वो हीरो के रोल में है और बहुत अच्छा रोल इसमें है। अगर आपको कभी भी समय मिले तो इस तरह की फ़िल्म को देखिए, क्योंकि इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगा कि जब वो छोटा-सा गाँव का लड़का इतना कुछ कर सकता है, तो हम और आप क्या हैं? हम लोग भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भी छोटी जाति से हैं। हम भी एक बोल सकते हैं कि ऊँची सोच को रख सकते हैं। बोल सकते हैं कि हमारे जीवन का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि हम बड़े होंगे और किसी के यहाँ मज़दूरी करेंगे। हम बड़े होंगे, अगर लड़की है तो हम बड़े होंगे और किसी के घर की बहू बनेंगे। हम भी कुछ करने के लायक हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अपने समाज को और अपने परिवार को सपने दिखाने का अधिकार आपको है। अगर आप अच्छे सपने दिखाएँगे तो वो अच्छा करेंगे, अगर आप गलत सपने दिखाएँगे तो वो गलत करेंगे। तो जनरली हम लोग टॉपिक में आते हैं, तो देखिए टॉपिक में क्या बात होता है, वो देखते हैं। सिंपली जब समानता का बात आएगा, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं इसमें कि जो प्रक्रियाएँ हुई, जो भी घटनाएँ हुई, वो घटना किसको लेके हुआ? छोटी और बड़ी जाति को लेकर के। क्योंकि आप देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है? भेदभाव की राजनीति यहाँ, भेदभाव से निषेध किया गया। दैट मीन्स कि अनुच्छेद 15 में बात रखा गया कि भेदभाव का निषेध, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या था? सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता। मतलब अगर आप एक एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल है, कोई भी है, आप गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हैं, अगर आप शिक्षित हैं और आप उस जॉब को लेने के लिए मतलब सक्षम हैं, आपके पास हर वो डिग्री है, उस जॉब को जो जॉब के लिए आप मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सरकार आपको ये छूट देती है, हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता के अधिकार हैं। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब छुआ-छूत का। आज भी देखिए कई जगहों पर लोग छुआ-छूत मानते हैं। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि अनुच्छेद 17 का हनन हुआ है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को जाके इत्तला कर सकते हैं। आप पर कोई भी केस नहीं होगा, उल्टा जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उस पे बहुत कड़ा कानून लगाया जाएगा, बहुत कड़े नियम लगाए जाएँगे। तो अनुच्छेद 17 में क्या बोलता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब 17 खतरा है। इसलिए अनुच्छेद 17 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर छुआ-छूत की बोल सकते हैं भावना के साथ या छुआ-छूत आपके साथ करता है, तो उसके लिए आप उसको दंडनीय अपराध दिलवा सकते हैं। अनुच्छेद 18 क्या था? उपाधियों का अंत। दैट मीन्स कि देखते नहीं पहले के समय में वो तो बोलते थे ना कि महाराजाधिराज, ठीक है? फलना कोई राजा का नाम लेकर के, राजा का नाम लेने से पहले एक टैग लगाया जाता था। तो ये टैग सिस्टम खत्म कर दिया गया। बहुत जगह पे आप सुनते होंगे कि लेफ्टिनेंट राकेश सिंह, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये उपाधि उनके काम के आधार पे है। ये उपाधि उन्होंने अपने से नहीं लगाया है, उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को अपने नाम के आगे राजा लगा ले, अपने नाम के आगे आगे किंग लगा ले, अपने नाम के आगे कुछ ऐसा टैग लगा ले, जैसे खतरनाक आशिक कोई भी रख दीजिए अहमद, खतरनाक आशिक राहुल, अब ऐसा आप नहीं लगा सकते। ये क्या है? ये अनुच्छेद 18 का हनन माना जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का उन्मूलन करने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अनुच्छेद 18 का हनन करता है। ठीक है? अनुच्छेद 18 का हनन करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द? अब प्रस्तावना ये रहा हमारा। प्रस्तावना हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो मुख्य रूप से किस पर वर्क करता है? हमारे सबसे पहले जो बोल सकते हैं ये जो पन्ना है जिससे हमें पता चलता है हमारे संविधान का क्या इम्पोर्टेंस, संविधान में क्या-क्या चीज़ों को रखा गया है। उसको देख के हम लोग अपने प्रस्तावना से अपने संविधान के बारे में समझते हैं। तो इस प्रस्तावना में कुल कितने शब्द रखे गए हैं? सिंपली रूप से इस प्रस्तावना में टोटल 85 शब्द रखे गए हैं, 85, ठीक है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 हैं और मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है और इन चीज़ों के आधार पे हम संविधान को समझते हैं कि अंदर क्या-क्या बातों को रखा गया है। जैसे कि अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो क्या लिखा मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख दिया हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ठीक है, मार्गदर्शी शुक्ल सप्तमी संवत को इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स को लिखा गया और इसका टोटल संख्या कितनी है 85। कितनी वर्ड है इसमें 85 वर्ड्स को रखा गया। अब देखिए इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल्स तो वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में जो बातें को और बताया गया है वो क्या है वो देखते हैं। देखिए अब इसमें बोलता है कि भारत संविधान का प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं 85 शब्द हैं, जिसमें प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या क्या है, मुख्य बातों क्या को किसमें डाला गया, कौन कौन से मुख्य बात है। पहला संप्रभुता, दूसरा समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्षता मतलब कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अगर आपका उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा बनाया गया देश है, लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है। फिर एक गणराज्य है, गणों की राज्य है, मतलब यहाँ लोग जो होते हैं वो गण के रूप में रहते हैं, ना कि एक बोल सकते हैं राजशाही के रूप में। ठीक है, यहाँ की जनता ही यहाँ का गणतंत्र है। उसके बाद क्या बोलता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। मतलब क्या देखिए कि जिस तरह 44वां संविधान संशोधन हुआ ना 1978 में, उससे पहले 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद क्या किया गया 2-3 वर्ड को जोड़ा गया जिसमें समाजवादी था और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को जानते हैं। बोलता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई। अब देखिए ये पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है ना ये 1930 में हुआ था। ऐसे इसका लाहौर अधिवेशन में इसके बातों को रखा गया था जो 31 दिसंबर में हुआ था, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में हुआ, लेकिन फाइनली रूप से 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, इसको लागू किया गया। हुआ क्या कि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला और वहां पर एक्चुअली इस बात का मीटिंग हो रहा था कि और कितना दिन अंग्रेजों की इन गुलामी को सहा जाएगा। क्योंकि देखिए 1906-7 में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इस नारा ने एक बहुत बड़ा शंखनाद किया था पूरे भारत के क्रांतिकारियों के अंदर। क्योंकि उस समय हमारे पास नरम दल था, गरम दल था, लेकिन गरम दल के प्रभाव को बहुत कम किया गया था और नरम दल जो है वो गरम दल पे थोड़ा एक्टिव। तो इससे प्रेरित होकर मतलब इन चीजों से अल करके हमारे जो बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी जो कांग्रेसी थे, नेता थे, जो नौजवान नेता थे, उन लोगों ने ये प्रण लिया कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को रखा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। और दिन भी देखिए क्या कि कुछ सालों बाद 15 से 20 साल बाद यही बात को महात्मा गांधी ने कहा कि अब जो है आ गया वो समय जहां पर अंग्रेजों को यहाँ से हटाना हो। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध तो हुआ नहीं था, पहला विश्व युद्ध हो चुका था, 18 में खत्म हो चुका था और अंग्रेज जो है जो वादे किए थे उन्होंने महात्मा गांधी से कि हाँ हम आपको छूट देंगे, आपके देश को स्वतंत्र करेंगे, वो वादों से अंग्रेज बोल सकते हैं कि अपने वादों से पलट चुके थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने नाराजगी को दिखाते हुए ये प्रण लिया कि अब जो है अंग्रेज ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहेंगे, अब अंग्रेजों को ज्यादा दिनों तक हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। इसीलिए अंग्रेजों को कुछ ऐसे आंदोलन के द्वारा रोका जाएगा जिसमें नमक सत्याग्रह था, जिसमें बोल सकते हैं आप सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इन चीजों से। इसके बाद क्या हुआ था कि जनरली कुछ अंग्रेजों की तरफ से हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष कुछ ना कुछ ऐसे प्रस्ताव आते थे जिन प्रस्तावों से भारत के राजनेताओं को खुश करने का प्रयास किया जाता था। और उसी तरह से एक प्रस्ताव आया था जिसमें महात्मा गांधी को ये प्रस्ताव और खास करके कांग्रेसियों को ये प्रस्ताव समझ में नहीं आया, क्योंकि हर बार जो प्रस्ताव आता था ना वो प्रस्ताव अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों के फायदे के लिए था, ना कि भारतीयों के। ठीक है, देखिए अंग्रेज क्यों चाहेगा कि भारत कोई भी भारतीय का सहायता मिले, अंग्रेज ऐसा क्यों चाहेगा कि किसी भी भारतीयों को फायदा मिले, वो हमेशा अपना फायदा का सोचते थे। तो अपना फायदा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक बोल सकते हैं कि जो प्रस्ताव लाया उस प्रस्ताव के तहत कुछ ऐसी चीजों को रखा जिसमें जो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी नेता थे, उनके अंदर का गुस्सा और बौखला गया और उस बौखलाहट के कारण, ठीक है, और उस बौखलाहट के कारण क्या हुआ 1930 में इसको पारित किया गया। देखिए जनरली आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब इसको किया तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930, लेकिन इसका बैठक हुआ था पहली बार 1929 में, कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ। तो इसको लाहौर अधिवेशन भी बोलते हैं। अब इससे जुड़ा कुछ और टॉपिक है वो भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोलता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी।
लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व ये था कि इसके द्वारा अब महात्मा गांधी अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके बनाए गए कानून को तोड़ेंगे। आपने जो जो हमारे ऊपर टैक्स लगाए हैं, जो जो तरह के बंदिश लगाए हैं, उनको हम अब तोड़ना चालू कर रहे हैं। इसके अलावा क्या था? इससे हमें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा महात्मा गांधी और भारत के बड़े बड़े नेताओं को मिली फ्रांस से और अमेरिका से। वो वहां पर एक डोमिनियल बोल सकते हैं कि आंदोलन हुआ, एक प्रस्ताव हुआ जहां पर अपना शासन चलाना था। मतलब फ्रांस और अमेरिका के लोग जो थे, उन्होंने अपने आप को मुक्त किया और वहां पर अपना स्वशासन चलाया। दैट मीन्स कि ये जो बोल सकते हैं पूर्ण स्वराज था, इसका मतलब ये होता है कि अपना स्वराज, अपना देश, अपना अपना बोल सकते हैं कि कानून चलेगा, अपने आधार पे हम लोगों को जजमेंट देंगे, तो ये अपना स्वराज रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका घर है तो आपके घर में कानून आपका चलेगा, आपके माँ का, पापा का चलेगा, ना कि कोई पड़ोसी का। तो उसी तरह हमारा देश है तो हम इसके कानून निर्माता होंगे ना, या हम इसके आधार पे क्या करेंगे? अपने देश को संभालेंगे। लेकिन जब अंग्रेज चलाने लगे तो इसी चीज का खलल जो था वो कांग्रेसी नेता को था, खास करके महात्मा गांधी। और इसी के तहत महात्मा गांधी ने क्या किया? पूर्ण स्वराज का बोल सकते हैं गठन किया था। और इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार बोल सकते हैं कि एक तिरंगा फहराया। तिरंगा तो नहीं बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये एक चरखा वाला झंडा है। और इस झंडे को फहराने के बाद इस बात का घोष किया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम लोग पूर्ण स्वराज को चाहते हैं। जिसके बाद में, ठीक है, बाद में 26 जनवरी 1930 को इसको देश के हर भाग में, भारत के हर भाग में इस तरह के झंडे को फहराया गया। और इसका एक मात्र मैसेज ये था कि हम अंग्रेजों की गुलामी को अब सहने वाले नहीं है। अब अंग्रेज जितना जल्दी है अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। तो ये एक सिर्फ एक जगह नहीं हुआ था, भारत के कई क्षेत्रों में ये चीज हुआ था। और इसका प्रभाव ये था ना कि अंग्रेज बौखला चुके थे कि अब भारत के लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं अपनी स्वतंत्रता को लेकर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। लेकिन अगर इसका थोड़ा हिस्ट्री जाने तो हिस्ट्री में हमें ये बताता है कि 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे पास मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अब ये 14 भाषा कौन था? असमिया था, जो असम में बोला जाता है, बंगाली था, गुजराती था, हिंदी था, कन्नड़ था, कश्मीरी था, मलयालम था, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उसके बाद संस्कृत, तमिल, उसके बाद तेलुगु और उर्दू था। तो ये 14 भाषाएं मुख्य रूप से तब थी जब संविधान लागू हुआ था 1950। लेकिन देखिए भारत का बंटवारा भी एक तरह से ना भाषा के आधार पे ही हुआ, जिसको जिसके खिलाफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो वहां डिमांड रखा गया कि था कि जैसा भाषा वैसा राज्य होना चाहिए, और इसके खिलाफ में ये दोनों थे। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ जहां पर भाषा के आधार पे देश का बंटवारा हुआ या देश में राज्य का बंटवारा हुआ। ठीक है, जिसको ये लोग नहीं चाहते थे। कौन कौन नहीं चाहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी। अब धीरे धीरे करके इसमें बदलाव हुआ, और बदलाव होने के बाद इन भाषाओं में किसको किसको जोड़ा गया? अगर जनरली देखेंगे तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना हुआ था? 21वां। और 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा गया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि सिंधी भाषा को 1967 में, कब? 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये 15वां भाषा हो गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में, 1992 में हुआ। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अब देखिए पहले सिंधी था तो 15 हुआ, 15, 16, 17, 18, 18 भाषा हो गया अभी तक। कब हुआ? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन के बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ ना, उसके बाद जो हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003 में। अब इसमें बोडो को, डोगरी को, मैथिली को और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी भाषाएं जुड़ी 2003 में? 1, 2, 3, 4, 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले था क्या? पहले 14 था, फिर 15 हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इस तरह से वर्तमान में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। अभी भी देखिए कुछ भाषाएं जो है प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थानी, भोजपुरी को रखा गया है, जो आने वाले टाइम में जोड़ा जा सकता है, अभी तक जोड़ा नहीं गया है। तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में क्या किया गया है? एक
बोल सकते हैं दर्जा दिया गया है या भारतीय संविधान के रूप में इनको माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। अब देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कौन। ऐसे तो जैसे आजाद हुआ तो वैसे सबका बहुमत था, कांग्रेसी नेताओं का बहुमत था कि चलो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए, खास करके महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कई जगहों पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया। होता है कि बोला जाता है 60 से 70% कांग्रेसी ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। कई जगहों पे ये भी बात लिखी गई है कि जिन्ना को भी ये प्रस्तावित किया गया था, उनको भी एक बार ऑप्शन दिया गया था कि भारत का बंटवारा ना किया जाए और आप ही पहला प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन उन्हें बोल सकते हैं कि खुजली काटा था कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो उसमें वो राजी हो गए थे। तो जनरली देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। अब आम चुनाव दैट मीन्स पहली बार जो वोटिंग हुआ था वो कब हुआ था, जो वोटिंग ही कर रहा था। अगर आप फोटो में देखेंगे तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या कर रहे हैं, फीते को काट के इसका स्वागत कर रहे हैं। और इसमें देखते हैं कि पीछे ब्रिटिशर्स हैं, कुछ लोग हैं जो इनमें भाग लिए हैं समारोह में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1951 से 52 में। ठीक है, 1951 से 52 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ। और इसके जो चुनाव आयुक्त जो थे या इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनका नाम सुकुमार सेन था। उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन था। अब देखिए इसमें और कुछ चीजें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें और चीजें हैं, बोलता है प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से, याद रखिएगा डेट, 25 अक्टूबर 1951 से। क्या डेट है, डेट है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में भारत में पहली बार चुनाव हुआ। उसके बाद भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, जिन्होंने इस चुनाव का संचालन किया था। मतलब इन्होंने इस चुनाव का क्या किया था, संचालन किया था। कौन थे, सुकुमार सेन। और ये चुनाव कब हुआ था, शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें ये बताता है कि भारतीय संविधान में किसे लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में किसे लघु, लघु मतलब छोटा संविधान किसे कहा जाता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी नंबर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके बाद भारतीय संविधान को या इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। इससे जुड़ा डिटेल्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बोलता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में व्यापक और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, मतलब बहुत सारा बदलाव किया गया। ठीक है, जो जरूरी भी था 42वां संविधान संशोधन में, जिसका प्रभाव भारतीय शासन और लोकतंत्र के ढांचे पर गहराई से पड़ा। ठीक है, जिसका क्या हुआ, जिसका प्रभाव क्या पड़ा, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि ये प्रभाव कहाँ दिखा हमें, जिनका प्रभाव भारतीय शासन मतलब जो भारत की शासन व्यवस्था थी, भारत की शासन व्यवस्था और लोकतंत्र के ढांचे, लोकतंत्र का जो ढांचा था, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका थी, ये सभी चीजें उन पर गहराई से पड़ा। इस संविधान संशोधन से संविधान के कई हिस्सों में बदलाव किया गया, संविधान के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के कई क्षेत्रों में बदलाव किए गए थे और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सिंपल सा आंसर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जहां भी भारत के जितने भी राज्य हैं वहां राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन है भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो पहले तो जान लीजिए ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखिए मान लीजिए कि भारत में जब 15 नवंबर 2000 को पहली बार झारखंड और बोल सकते उत्तराखंड जैसे कुछ राज्य बने, तो उनको ये अधिकार दिया गया कि आप चाहे तो अपने राज्य को अपने हिसाब से ढालो या फिर भारत के जो कानून है, भारत की जो संविधान में लिखित चीजें हैं उसके आधार पे आप उसको ढाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आज आप भारत के कोई भी राज्य को देख लीजिए, देखिए उनका जो चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आपको वो बाघ का जो मार्क है ना वो मिल जाएगा, यानी कि अशोक चिन्ह मिल जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये भारतीय होने का एक सबूत है कि हम भले अलग अलग राज्य हैं लेकिन है भारत का ही अंग। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है जिसके तहत क्या होता है कि जो भी राज्य है, जितने भी राज्य हैं,
सबको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप भारत के संविधान के आधार पर चले, अपने आधार पर नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जब कश्मीर हमारा बोल सकते हैं, जब वहां धारा 370 लागू था, तो वो उसका अपना एक अलग झंडा होता था, उसकी अपनी एक अलग राष्ट्रगान होती थी। लेकिन जब आज वो हमारे साथ पूर्ण रूप से मिल चुका है, ऐसे तो वो हमारा अभिन्न हिस्सा था ही, लेकिन आज जब वो हमसे पूर्ण रूप से मिल चुका है, तो कश्मीर जो है वो पूरी तरह से वो भारत के राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा। तो ये बात जो क्वेश्चन है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, अब इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा आयरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड। और आयरलैंड ने भी, ठीक है, आयरलैंड ने भी किसी दूसरे देश से ये नीति निर्देशक तत्व को लिया था। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो क्या है? आयरलैंड वो देश है जिससे हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को लिया था। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और टॉपिक थोड़ा जान लेते हैं। बोलता है कि भारत संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान में वर्णित है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी से ये प्रेरित था, जिसे आयरलैंड ने 1937 में अपनाया था। आयरलैंड ने भी इसे अपनाया है। ठीक है, आयरलैंड ने भी इसे अपनाया है। अब कहां से अपनाया भाई? तो बोलता है आयरलैंड ने इस अवधारणा को स्पेन से, कहां से? स्पेन से। देखिए, हम लोगों ने जिससे लिया वो भी किसी और से लेकर आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ दूसरे देश से लिए हैं। आयरलैंड जैसे बड़े बड़े देश ने भी क्या किया, कई छोटे बड़े देशों से अपने नीति निर्देशक तत्व जैसे कई कानूनों को लिया है। उसके बाद क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में स्थान इसको कब मिला? बोलता है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। अनुच्छेद 36 से 51 में ये शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कितने अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद क्या है? 36 से 51 का है। अब देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है भारतीय संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, धन विधेयक दैट मीन्स मनी बिल। अब मनी बिल जो है किसके द्वारा लाया जाएगा? सबसे पहले तो मनी बिल आता है लोकसभा में। अब लोकसभा में इसको कौन लाएगा? विपक्ष का दल तो नहीं लाएगा, इसको तो सत्ताधारी दल लाएगा। तो जो दल पक्ष में है, यानी जो पक्ष में बैठा हुआ दल है, वही इसको लाएगा, और पक्ष का एक मुख्य नेता, जिसको वित्त मंत्री कहते हैं, वही इस विधेयक को लाता है। इसके द्वारा भारत में किन किन चीजों को देखा जाता है कि यहाँ टैक्स कैसे वसूला जाएगा, यहाँ पर व्यापार किस तरह किया जाएगा आने वाले समय में, किन किन चीजों का दाम बढ़ेगा घटेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में देखिए बजट बिल पास हुआ था, जिसको निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने इसको पास किया था, जो हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। अब जनरली इसमें क्या क्या आता है देख लीजिए। उससे पहले ये जान लीजिए कि विधेयक बिल जो है, ठीक है, ये विधेयक बिल कौन प्रस्तुत करेगा? इसको प्रस्तुत करेगा वित्त मंत्री। अब हमारे देश में मुख्य रूप से 4 विधेयक है। पहला है साधारण विधेयक, फिर धन विधेयक, फिर वित्त विधेयक, और उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। ये चारों विधेयक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब चौथा नंबर में जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसी के द्वारा ही तो संविधान में कुछ बदलाव होता है। लेकिन जो भी बदलाव होगा वो कोई भी रूप से मौलिक अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने देगा। दूसरा वित्त विधेयक है, जो अभी हम लोग जान रहे हैं कि इसमें मनी बिल को लाया जाता है। उसके बाद धन विधेयक, ये भी एक तरह से मनी बिल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। उसके बाद साधारण विधेयक, जो आम बिलों को पास करने के लिए किया जाता है। तो जनरली रूप से ये जो विधेयक का बिल पास होगा, खास करके जो धन विधेयक का बिल होगा, इसको पास करने के लिए किसका आवश्यकता होगा? इसको पास करने के लिए वित्त मंत्री का होना आवश्यक है। उसके बाद धन विधेयक का संबंध विशेष रूप से राजस्व, मतलब कितना देश के पास पैसा है, कर, टैक्स, सरकारी उधार। सरकार भी बहुत उधार देती है ना, जैसे आपका हमारी सरकार जो है वो जो बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, उनसे भी कर्ज लेती है। बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं रूस जैसे बड़े-बड़े देशों से जब हथियार खरीदते हैं, तो उनसे भी एक तरह से वो बोल सकते हैं कि हम लोग कर्ज लेके ही करते हैं, बाद में धीरे-धीरे पैसा देके उनसे डील को कंप्लीट किया जाता है। तो हमारे देश भी जो है वो बाहरी देशों से कर्ज अगर लेती है तो वो सरकारी उधार के रूप में माना जाता है। व्यय कहीं पर हम लोग खर्च करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में हमारे देश ने लगभग 2 अरब मिलियन डॉलर का खर्च किया है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए, तो उस पे भी सोचा जाता है। भारत में कई जगह पे पुल बनते हैं, रोड बनते हैं, उसके बाद डैम बनते हैं, बड़े-बड़े परियोजनाएँ होती हैं, तो वो सरकारी व्यय के रूप में माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों का जो लेखा-जोखा है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा इस चीज़ का ज़िक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
आप भारत संविधान में अनुच्छेद 110 के तहत इस चीज को देख सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम भी जब थोड़ा छोटा थे तो हमको भी अनुच्छेद ये सब बड़ी भारी लगता था, बहुत मतलब एक अटपटांग सा चीज लगता था, कौन अनुच्छेद कहाँ पूछा जाएगा पता ही नहीं चलता था। लेकिन इसको आपको अच्छा से समझना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में अनुच्छेद ही जो होते हैं ना, वो मतलब कि बैकबोन होते हैं। अगर आपको लगभग 150 अनुच्छेद पता है अच्छा से, तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस की, और इन 20 क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, जिसमें हम लोगों ने वो टॉपिक्स को जाना जिसमें हमारी एग्जाम से रिलेटेड चीजें थी। और आशा है मुझे कि ये सभी टॉपिक्स आपको लंबे आंसर को लिखने में या आने वाले फ्यूचर में आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वीडियो में आते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।